नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश राजपूत और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1858 की। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1909 की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में अपन देख लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 इसमें अपन दो चीजें महत्वपूर्ण देखेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। अगर आपने पिछला वीडियो में देखा तो आप देख सकते हैं। इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश, अब आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में अध्यादेश के बारे में बता दूंगा। जब अपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अध्यादेश क्या होता है। जैसे आप 123 में जो प्रोविजन है वो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, और 213 के तहत राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल। अब थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ अध्यादेश क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कानून या किसी भी एक्ट को बनाने के लिए जो अपनी भारतीय संसद है, यानी केंद्र के लिए संसद और राज्यों के लिए विधानमंडल, इनके दो सदन होते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन लगभग आपको याद ही होगा। तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा से कोई बिल पास होने के बाद, उससे पहले बिल रहता है, उसके बाद राष्ट्रपति के इस पे सिग्नेचर होते हैं, इसके प्रेसिडेंट। इसी प्रकार विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। अपने कुछ 4 से 5 राज्यों में ही है, 5 राज्यों में ही है विधान परिषद, बाकी सभी में विधानसभा है जिसे अपन विधायक कहते हैं। इसमें आप सभी को पता है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के सदस्यों को अपन सांसद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों को विधायक बोलते हैं। तो राज्यों के लिए इन दोनों से पास होने के बाद बिल रहता है, उससे पहले बिल पास होने के बाद उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, यानी राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं। तब कोई बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है। क्या बनता है, एक्ट यानी अधिनियम। परंतु स्पेशल या कभी लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रही हो या विधानमंडल नहीं चल रही हो, जैसे कोरोना काल में, तब सरकार को यहाँ शक्ति प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 और राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत कोई बिल डायरेक्ट एक्ट बना सकता है। परंतु उसके भी कुछ नियम है कि संसद से पास कराना अनिवार्य होता है। वो सब अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे अध्यादेश शब्द आया मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें अपन आगे चर्चा करते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत एक ये महत्वपूर्ण प्रोविजन था जो अपने संविधान के विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दूसरा, जो कानून बनाने का शक्ति थी, यानी कानून जो बनते थे उसमें भारतीयों को प्रवेश दिया गया। भारतीयों को प्रवेश, ये दो इसमें महत्वपूर्ण प्रोविजन थे। अब हम बात करेंगे भारत परिषद या भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में। भारत परिषद या भारत शासन अधिनियम 1909। अब हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम के बारे में, भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में। अभी आपने देखा कि अपन ने किस तरह भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़ा। अब आगे अपन पढ़ते हैं
भारत शासन अधिनियम 1909। पहले इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कारण रहा कि अंग्रेजों को भारत शासन अधिनियम 1909 लाना पड़ा। तो थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड में समझते हैं। 1905 में आप सभी ने पढ़ा होगा लॉर्ड कर्जन के बारे में। कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अब अपन ये नहीं पढ़ेंगे बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, किस कारण से, क्योंकि अपने पॉलिटी की नज़र से पढ़ना है। उसके बाद कुछ ऐसी संप्रदाय या इनके आधार पर भारतीयों के बीच में असंतोष बढ़ गया था। उसी दरमियान भारत शासन अधिनियम 1909 को लाया गया, जिसमें कुछ प्रोविजन थे, वो अपन समझते हैं कौन कौन से प्रोविजन थे। पहले देखते हैं कि कौन लाया। तो आपको याद है होगा कि मार्ले मिंटो, भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा पिछला याद होना चाहिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो और नहीं देखा हो तो आप देखना। 1858 का जब अपन ने अधिनियम पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था कि एक सचिव पद सृजित किया गया था। तो यहाँ पर जो मार्ले हैं वो सचिव है, भारत सचिव, और मिंटो कौन है, वायसराय। और आपको याद ही इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। जब अपन 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे तो उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट किस अधिनियम को मार्ले मिंटो कहते हैं या फिर और किसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, तो इनमें कंफ्यूजन रहता है। तो अपन एक शब्द समझ लेते हैं, आपको समझ में, ये छोटा नाम है मार्ले मिंटो। तो 1909 भी 1919 से छोटा है इसलिए, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा नाम है तो 1919 भी बड़ा है। तो जो छोटा है वो पहले का, जो बाद का है वो बड़ा है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसमें क्या क्या प्रोविजन थे तो आप सभी ने देखा होगा। इसके कुछ प्रोविजन अपन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1909, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा और अपन आगे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या रहा है इस बीच। तो इस बीच मार्ले, अभी आपको बताया था मार्ले कौन है, सचिव। उन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम है अरुंडले, अरुंडेले क्या है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, अरुंडेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1906 में दी। कब दी? 1906 में। इसी अध्यक्ष की समिति की अनुशंसा पर, यानी कुछ पॉइंट बिंदुओं पर 1909 में इस एक बिल को, इसकी अनुशंसा पर एक बिल बनाया गया। उस बिल को 1909 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इस तरह से पास करके अपने बीच अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1909। अब हम बात कर रहे थे भारत शासन अधिनियम 1909, उसके बेसिक बैकग्राउंड को समझा। उसके बाद हम अब चर्चा करेंगे उसके प्रमुख प्रावधान के बारे में। उसके मुख्य प्रावधान मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले लिख दिए हैं, तो आप अपने इसको मैं आपको समझा देता हूँ। केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में का विस्तार। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। उसके बाद विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि। इसमें जो सदस्य थे उनको पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति दी गई, और बजट पर बहस करने की अनुमति में वृद्धि की गई। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। ये जो 3 पॉइंट है नीचे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इनका कहीं ना कहीं अपने भारतीय संविधान में इनका प्रभाव
देखा जाता है। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपन थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं ताकि आपको पता चले। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ ये था कि संप्रदाय मतलब धर्म, आप मान के चल सकते हैं। इसमें मुस्लिमों के लिए विशेष किया गया था, मुसलमान के कैसे, जिस क्षेत्र से जो मुसलमान उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, उसे केवल मुस्लिम सदस्य ही या मुस्लिम व्यक्ति ही वोट दे सकता है। ये था मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं एक धर्म के नाम पर बीच वो दिया था, जिसका ही परिणाम भारत पाकिस्तान विभाजन अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद वोट देने का अधिकार, तो आपको ये आप जानते हैं कि वोट देना मतलब अब तो सार्वजनिक जो भी 18 साल से ऊपर होगा, पर जब शुरुआत हुई थी 1909 में, तो कुछ व्यक्तियों को ही, जिनके पास सीधी सी बात है संपत्ति है, ये जो अंग्रेजों के करीबी थे, उनको भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन इससे ही सीख लेके अपने भारतीय संविधान के जो निर्माता है, उन्होंने 18 वर्ष के, चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई लिंग का हो, पुरुष हो महिला हो, जो भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इनका प्रभाव ऐसे देखने को मिलता है। अब आप जब संविधान अपन पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आपको याद होना चाहिए, तब वहाँ अपन रिलेट करके देखेंगे कि अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपकी संविधान को समझने में अच्छी समझ रहेगी, और पता चलेगा अपने संविधान ऐसे ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार नहीं हो। इनकी लंबी यानी लगभग 1773 से ही इसकी शुरुआत अपन मान के चलते हैं। कार्यकारी परिषदों में भारतीय की नियुक्ति, भारतीयों को इसमें नियुक्त किया गया, जिसमें प्रथम भारतीय थे अपने सत्येंद्र सिन्हा, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। विधि सदस्य, इतने ये मुख्य प्रावधान। अब जैसे अपन ने वोट देने के बारे में चर्चा की, ऐसे अगर अपन यहाँ छोटा सा देख लेते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो दिख जाएगा वैसे। तो जो इसमें जो उम्मीदवार खड़े हो रहे थे, उम्मीदवार कैंडिडेट लिख देता हूँ, कैंडिडेट, आप समझ गए होंगे हिंदी और इंग्लिश कितनी खराब है मेरी। कैंडिडेट जो खड़े हुए थे, जैसे आज की तारीख में अपन विधायक मान ले, सांसद, उनके लिए कठोर नियम थे और योग्यताओं में भी भिन्नता थी। ऐसा नहीं है कि आप जो 35 वर्ष उम्र पार कर चुका है, 25 वर्ष, सभी के लिए अलग अलग है। अपन संविधान को बारे में पढ़ेंगे जब आपको डिटेल से बता देंगे। कैंडिडेट है उनमें कठोर नियम थे, जिनके पास सीधी सी बात है, जिनके पास संपत्ति थी वही चुनाव लड़ सकते थे। बहुत ज़्यादा कठोर नियम थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर इसमें कुछ पॉइंट छूटे तो आपको और अगले पॉइंट में अपन बता देंगे। वैसे कुछ भी नहीं है, सभी कवर हो जाएगा। आप वीडियो को अगर समझ नहीं आए तो 1 बार 2 बार 3 बार देखें। अगर ऐसे अपने वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो उसमें आप कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।